अस्सलाम वालेकुम साथियों। बैठे हुए अभी कंप्यूटर पे हम अपने साथियों के कमेंट्स पढ़ रहे थे। शावर लिया और चिड़ियों के लिए जो तालाब वगैरह हैं, पॉन्ड्स, बाथ वगैरह हैं, वो भरे कि गर्मियाँ आने को हैं, मौसम बदलने को है तो उनको प्यास लग जाती है। इस वक्त वो सारी आती हैं दाना खाने के लिए। तो दाना डाला 3 बजे, सोनी को आवाज़ लगाई थी, वो डाल गया। घर में जो खाना वगैरह बचा हुआ था वो उसने डाल लिया। बेटी को कहा कि डब्बे सारे जो हैं वो जला दे। छोटे जो हैं वो तो मोस्टली हम रिसाइकलिंग में डालते हैं, लेकिन जो बड़े बॉक्सेस हैं खासकर विक्टोरिया से आने वाले मेल में आजकल वो हम जला रहे हैं। तो वहाँ पर क्योंकि कोविड काफ़ी फैला है और क्वींसलैंड में अभी हम महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी एहतियातन हम उन बॉक्सेस को घर के अंदर नहीं लेके जाते, जलाते हैं और फिर हाथ धो लेते हैं। तो बच्चे तो चीज़ें ख़रीदते ही रहते हैं। तो जाकर काम शाम ख़त्म करके भाग के हम बैठे थे कि हम अपने साथियों के कमेंट्स पढ़ लें। तो कुछ कमेंट्स से नज़र गुजरी और सोचा कि दौड़ लें जल्दी से, बच्चों को पता ना लगे, और अपने साथियों के लिए जो साथी कुछ सवालात वहाँ पर हमसे ख़ास कर करते रहते हैं उनके जवाबात जो हैं वो इस क्लिप में रिकॉर्ड कर लें। हमने ये चाहा था कि हम सारे जो ये क्लिप रिकॉर्ड किए हुए हैं बाग की सैर के या बाहर निकल के जो हम करते हैं अमूमन, वो हम अपलोड कर दें बस अब एक गो में, और उसके बाद सारी जो रेसिपीज़ हमने फिल्म की हुई हैं उनका आगाज़ करें। वो बल्कि आसान है काम कि रेसिपी, चलो खाना बनाया, फिल्म कर लिया, कुछ नया कोई डिफरेंट बनाया, कोई ज़रा सी तब्दीली से भी आप देखेंगे कि डिश जो है वो बिल्कुल डिफरेंट बनती है। आप कूट के डालें, पीस के डालें, हाथ से कूटें, काट के डालें, टेम्परेचर पॉट का आपने क्या रखा, प्याज ज़्यादा लाल हो जाए, ये चीज़ें जो हैं ये सबसे बड़ी तब्दीली हमारे जो डिश है उसमें डालती हैं। ज़रा सी तब्दीली से, ज़ीरा डाल देने से, धनिया ज़्यादा डाल देने से भी ये चीज़ जो है बदल जाया करती है, जायका बदल जाता है, रंग शक्ल हर चीज़ बदल जाती है। तो थोड़ी सी भी तब्दीली के साथ अगर हम कोई रेसिपी देते हैं जो भले पुरानी है लेकिन उसकी कोई वजह है जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो कई रेसिपीज़ आप देखेंगे जो मुख्तलिफ तरह से हमने बनाई हुई हैं और अच्छी बनी हैं। हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो फैंसी शंसी नहीं हैं, वो कोई ऐसी रेसिपीज़ नहीं हैं उसमें उल्टी सीधी रेसिपीज़ भी, लेकिन कभी कभी के लिए जो रोज़ाना का सालन रोटी है वो बेसिकली हम सिखाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को वो आए। और हमने देखा है कि वही लापता हुआ है दुनिया से, जो आम आलू गोश्त बनाना आजकल किसी को बहुत ही मुश्किल से आता है। तो जा रहे थे जल्दी जल्दी, ये देखें हाथ में बेंच पकड़ी हुई है कि जाके शहतूत के दरख्त के नीचे बैठें, सूरज जाने को है, और बैठकर आपके जो सवालात हैं उन पर सर धुने और जवाब दें। तो ऑनेस्टली बाज़ औक़ात तो यूँ समझें कि हमें समझ नहीं, बाज़ औक़ात हमारा दिल करता है, जैसे अभी हमने एक सवाल पढ़ा और हमारा दिल किया कि हम दौड़ कर जो है वो जवाब दे लें, वरना यह है कि जहन से निकल जाना है, सवाल जहन से निकल जाना है और बात जो जहन में आई है वो निकल जानी है। हम कल भी आए और हमने बड़ी कोशिश की कि हम ये क्लिप जो है रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन एवान और अमीर हमारे पीछे ही आ गए। तो वो आए यहाँ पर शहतूत खाए, बार बार जाके उधर बेरी का ये दरख्त है, ये देखें ये वाला जो है पहला आम के बाद जो दिख रहा है लगा हुआ, इस पर बार बार वो जाकर टकराने को करें। तो उधर से बचाया तो दूसरी तरफ के ड्राई ट्री में वो घुस गया अमीर, तो उसकी आईब्रो पे भी स्क्रैच आया। और ऐवान जो है वो तो बिना देखे दौड़ पड़ता है किसी भी तरफ को, तो डर लगता है इस तरह बच्चों के साथ आते और बैठते। तो बोलना तो दरकिनार, हम तो फोकस भी नहीं कर सके कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड तो किया, लेकिन फिर अभी सोचा कि उसको जो घंटों लगाकर सुनेंगे और बीच में से काटेंगे और एडिट करेंगे, तो चलो एक सलीके की टॉक जो है वो एक गो में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो यूं हम काम करते करते ही भागे आए हैं। ज़िंदगी सांस नहीं लेने देती है यहाँ पर, ज़िंदगी बहुत हेक्टिक है। ये सब बागो बहार जो आपको दिखाई देता है ये बहुत डिमांडिंग है, ये ऐसा आसान नहीं है। जैसे हमने बताया कि अभी हमने दौड़कर
चिड़ियों के पॉन्ड्स भरे, दाना डाला, कपड़े उतारे, वॉशिंग उतारी, तह करे, बच्चों के अलग रखे। तो एक रनिंग फैमिली है, 10-12 लोग इस घर में समझो रहते हैं, तो उनका काम होता है। और आप ये नहीं कर सकते बच्चों को कि वो वही करें सिर्फ और मम बैठी रहे। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर किसी का हाथ बटा दें। जैसे अभी बेटी को देखा डब्बे घसीट कर ला रही है, आधे बार बार पीछे गिर जाती हैं, तो हमने उसको आवाज़ लगाई कि तुम्हें हेल्प चाहिए। उधर हम बच्चों के कपड़े रख रहे थे, पूछा, कहने लगी नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो हम फिर जाके कंप्यूटर पे बैठे के चलें, क्वेश्चंस कुछ पढ़ लें। वो पढ़ने लगे तो सोचा कि चलो दौड़ कर हम बाद में पढ़ते हैं, ये बातें रिकॉर्ड कर दें। तो यहाँ पर जो सवालात आते हैं वो बहुत हद तक ऐसे हैं जो इत्तफाकिया तौर पर, या यूं कहें कि अल्लाह के फजल से वो चीज़ें हमसे सही हो गई। हमें समझ नहीं थी, हम ये कहें कि हम बड़े अकल वाले थे, बड़ी हमें समझ थी, हमने बड़ी प्लानिंग की, तो ये बातें नहीं हैं। हम पर कोई अल्लाह का फजल रहा जिसकी वजह से बच्चे नेक निकले, समझदार निकले, आवारगियों में नहीं पड़े, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स वगैरह के चक्करों में नहीं पड़े। ओपनली कहते हैं, साफ तौर पर कहते हैं, ये सिलसिले यहाँ पर नहीं थे। और बाहर की दुनिया में आप अपने बच्चे को लगाम डालकर रख भी नहीं सकते। पाकिस्तान में तो ठीक है, 2 लगाई आपने बच्चे को सीधा कर लिया या इमोशनल ब्लैकमेल किया, क्योंकि वहाँ के बच्चों की ट्यूनिंग जो है वो की ही इस तौर पर होती है कि भी माँ पर वारी सदके होना है और उसी के कदमों के नीचे जन्नत है, और वो दूध नहीं बख्शेगी तो पता नहीं क्या होगा। बहरहाल हम तो इन मामलात से बहुत दूर हैं, हमारा जहन उस तरफ को नहीं जाता है, ना हम इस तरह के इंसान हैं और ना हम किसी की इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करते हैं और ना ही करते हैं। तो हमारे घर का माहौल बहुत डिफरेंट है, इस तरह का नहीं है। शायद दुनिया में घूमते घूमते हमको ये चीज़ें आ गई, हमने सीख ली, हमें जो चीज़ सही लगी, और हम बहुत रिजिड नहीं थे अपनी सोच में। हम हमेशा ये नहीं कहते थे कि हम ही ठीक हैं। हमने हमेशा एक जहन की खिड़की जो है उसको खुला रखा, एक ऑप्शन को खुला रखा कि हाँ मुमकिन है कि हम गलत हों। तो यहाँ भी बताते हुए साथ ही ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखें कि हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम एक परफेक्ट इंसान हैं या हम सक्सेसफुल इंसान हैं। जो सक्सेस होती है, जो इंसान के पास दिखाई देता है, जो खूबियाँ उसमें मौजूद होती हैं, वो महज अल्लाह के फजल से होती हैं। वरना कर्मों से, अपने अमलों से कोई जन्नत नहीं कमा सकता है, वो सिर्फ अल्लाह के फजल से मिला करती है। तो जो हमारी औलाद अच्छी निकली, अल्लाह का शुक्र करते हैं उस पर हम, और जो वो पढ़ लिख गए, काबिल निकले, नेक निकले, कहे में रहे, आज तक जुड़ के बैठे हैं, बहू भी चिपक के बैठी है, तो अल्लाह का फजल है। ये हमारे गुण नहीं थे, लेकिन हमें यकीनन लगा ज़िंदगी में कि कोई चीज़ जो हमसे सही हो गई। एक चीज़ जिसने हमें फ़ायदा दिया वो ये दिया कि हमने अपनी आंखें खुली रखी। हम सिर्फ कहे सुने पे नहीं चले, हमने सिर्फ उस चीज़ को नहीं अपनाया जो हम अपने साथ लेकर आए थे, बल्कि हमने, जैसे पहले भी एक क्लिप में बताया, कि हम एक तरह के बागी थे। हमें जो बात सही लगी, समझ आई, हमने वो की, जो नहीं समझ आई चाहे सारी दुनिया कहती रहे, हमें हमारे जहन में ना वो समाई, ना हमने वो अपनाई, और ना हम दुनिया से डरने वाले थे किसी भी तौर पर। तो ये जो बच्चों का खासकर प्रेशर जो था एक माशरे का, जब हमारे बच्चे यहाँ आए, जैसे इन ममालिक में आए, अव्वल तो वो दुनिया में ट्रैवलर के तौर पर ही रहे, समझें कि 2 साल कहीं, 4 साल कहीं। तो हमारा बेटा 9 साल का था जिस वक्त हमने ये सोचा, जिस वक्त हमने वर्ल्ड हेल्थ जो थी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसके तहत हमारे मियाँ साहब काम कर रहे थे, हमने वो छोड़ी हैं जब हमारा बेटा 9 साल का था, करीबन, पूरा नहीं। तो हमने उस वक्त जो है सोचा कि हमारे बच्चों ने अब पढ़ना है और हमको कहीं ना कहीं रैन बसेरा करना है, चूँकि हम अपने बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमारे अपने पास एक मुकम्मल घराना नहीं था, हमारे अपने पास एक घर नहीं था जहाँ बाप होता, जहाँ माँ होती, जहाँ बहन भाई होते। हमारी एक स्प्लिट फैमिली थी, यूँ समझें। हमारे सुतेले बहन भाई थे, हमारी बड़ी अम्मी थी, हमारे अब्बा उसी घर में रहते थे, हमारी अम्मी ऊपर की मंजिल में रहती थी। हमारी होश संभालने के बाद 11 साल के थे जब ये माहौल था हमारे घर का, उससे पहले नहीं। उससे पहले अम्मी दूसरी जगह रहती थी और अब्बा जान जो थे वो हफ्ते में बाज़ औक़ात एक दफ़ा आया करते थे डिनर करने के लिए। तो हमने ये घराना नहीं देखा था। हमें ज़िंदगी में बहुत महसूस भी हुई कमियाँ। हमें लगा कि ये चीज़ें अगर एक भरा पूरा हमारा घराना होता तो जो बाज़ डिसीजंस थे ज़िंदगी के मेक करने या समझें थी जिस तरह की कि कैसे एक्ट करना, कैसे रिएक्ट करना, वो हमें नहीं आई।
हम शायद इसीलिए बहुत एक तरह से समझो कि रॉ रहे, प्योर रहे, यूं समझें हमारी ज़ात के, हमें वो हेर फेर नहीं आए ज़माने के जो इंसान को वक्त सिखाया करता है। हम परिंदों के साथ जिए, हम नेचर के साथ जिए, हम फल फूल के साथ जिए, हम अपने बच्चों को साथ लगा कर बस फिरते रहे, यूं समझें ज़िंदगी में जगह जगह कोई ऐसे स्टेडी फ्रेंडशिप्स नहीं रही हमारी कि हमने किसी के साथ ज़िंदगी गुजारी हो या दोस्तियां ज़िंदगी भर की हों। तो 9 साल का था हमारा बेटा जब हम यहाँ पर न्यूजीलैंड में आकर आबाद हुए, बंजारापन छोड़ा। उस वक्त जब हम वहाँ आके आबाद हुए तो जाहिर है बच्चों को स्कूल वगैरह डाला, और दीन के मामले में हाँ हम सख्त थे इस मामले में कि बच्चे कुरान पढ़े हुए हों, बच्चे नमाजी निकलें और असूली इंसान थे। नॉनसेंस हमने कभी बर्दाश्त नहीं की। हमने शायद अपनी ये तबीयत जो है ये अपने वालिद से ली। शायद हमारे में ये चीज़ हमने इनहेरिट की है। हमारी अम्मी जो है वो चिल पिल किस्म के इंसान है, हंसने बोलने वाली, और डिफरेंट पर्सनालिटी है। जैसे अगर खाना भी पकाना है तो चाहे सारा किचन बिखरा हुआ है खुशी खुशी उसमें पका लेंगी। तो हमसे ये नहीं होता जब तक हम पूरा साफ़ ना कर लें। तो अम्मी की और हमारी बिल्कुल डिफरेंट आदतें हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। तो बाज़ चीज़ों में अम्मी को हम महसूस करते हैं कि हमें अम्मी जैसा होना चाहिए था, कि अम्मी बहुत हिम्मत वाली हैं हमारी निस्बत। हम समझते हैं कि कोई दुख गम परेशानी कोई कुछ हो, हमने अम्मी को उस मामले में बहुत ब्रेव पाया है, जबकि हमारा दिल करता है कि बस हम लेट जाएं। तो हम जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि सूरज देखें जा रहा है, और हमारे बोलते बोलते में इसने नीचे चले जाना है, और हमने फिर यहाँ पर बैठकर दरख्त के नीचे, ये देखें हम दरख्त के नीचे बैठे हैं, डरना है कि भूत प्रीत हम पे भी ना आशिक हो जाए। वैसे भी हम नहा नू के बाल खोल के आए हैं, ऐसे में तो वाकई इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान हो जाता है। तो हम जब वहाँ आए तो एक और रन था, एक और ज़िंदगी थी। जाहिर है पहले तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत मियाँ साहब काम करते थे कि जिस मुल्क में जाते थे घर बार होता था, एकोमोडेशन मिला करती थी। यहाँ ये मुल्क ऐसा था कि अपना घर रेंट किया, गाड़ी शाड़ी ली और ज़िंदगी का आगाज़ किया। ये क्लिप भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है कि हम किस तरह आए, किस तरह बसे, कैसे ज़िंदगी शुरू की इन ममालिक में जहाँ पर हमने एक समझो कि खुद कमाने खाने वाली, खुद पढ़ने वाली जो ज़िंदगी थी हमारे मियाँ साहब की, या एक फैमिली लाइफ उस तरह की थी। उससे पहले तो एम्प्लॉयड होते थे, जहाँ की पोस्टिंग आई चले गए, डिफरेंट लाइफस्टाइल था। यहाँ पर अपना था। वहाँ से जब ज़रा बच्चे बड़े होने लगे तो समझो कि 3 साल मुश्किल से हम न्यूजीलैंड में रहे हैं, हम वहाँ के सिटीज़न हैं। वहाँ के बाद हम यहाँ आए। यहाँ पर जब हम आए ऑस्ट्रेलिया में, मियाँ साहब को अपनी एजुकेशन ख़त्म करते ही यहाँ से ऑफ़र आ गई, क्योंकि न्यूजीलैंड में वो पढ़ रहे थे, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, स्पेशलाइज कर रहे थे। तो वहाँ से ख़त्म करते ही यहाँ से ऑफ़र आ गई, यहाँ आ गए। हम अभी वहीं थे, हमने अपनी सिटीज़नशिप ली और फिर हम यहाँ आए चंद महीनों बाद। यहाँ आकर पाकिस्तानी लोग ज़्यादा थे यहाँ पर। वहाँ तो 3-4 फैमिलीज़ थी, आपस में मिलजुल के रहती थी, हंसती बोलती, बरसों से वहाँ आबाद थे। वहाँ कोई नया आने वाला उस ज़माने में नहीं हुआ करता था। न्यूजीलैंड में सब पुराने ही थे, बरसों से जो वहाँ पर बैठे हुए आकर। तो 3 फैमिलियाँ होंगी पाकिस्तानियों की। बाकी बहुत से लोग वहाँ पर फ़िजी से ताल्लुक़ रखने वाले थे। बहुत अच्छी कंपनी रही उनके साथ, डिफरेंट माहौल, डिफरेंट कल्चर, खाना पीना डिफरेंट, बहुत कुछ सीखा, अपनाया। वहाँ पर भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं फ़िजी के जो लोग हैं। इंडिया से जिनका ताल्लुक़ था किसी ज़माने में वो लाए गए थे, उनके फिर आगे बाल बच्चे वहीं फ़िजी में पले बढ़े, और मोस्टली वहाँ पर जो हैं वो स्लेव बना के लाए गए थे, अगवा करके लाए गए थे इंडिया से बहरी जहाज़ों में फ़िजी में। तो इनके पुरख जो थे वो इस तरह इंडिया से यहाँ लाए गए थे। इनकी ज़ुबान जो है वो भी थोड़ी डिफरेंट है, मिक्सचर है हिंदी, उर्दू, और जैसे उनकी ज़ुबान में पाँव में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है को कहेंगे गोड़ पीड़ा हुईसरा, के पाँव दुख रहे हैं। तो इस तरह, तो हम क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जिस मुल्क में भी जाएं तो हमने बहुत हद तक वो सीखी, हमें बहुत हद तक आती है वो लैंग्वेज भी जो वो लोग बोलते हैं। तो वहाँ से फिर हम यहाँ आए ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जब हम आए तो हमने बहुत कुछ एक तरह से देखा, समझा और फेस किया। और हम बहुत यंग थे, हम समझें कि 30 के भी नहीं होंगे उस वक्त। और हम जब यहाँ आए हैं तो जो दूसरे पाकिस्तानी थे यहाँ पर, उन लोगों को देखते हुए हमें एहसास हुआ कि उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है।
وہ اپنے بچوں کو گھومنے پھرنے کی, دوستوں کے ساتھ جانے کی, مالز میں گھومنے کی, مووی پر جانے کی اجازت دیتے ہیں. اپنے جو دوستوں کو سلیپ اوورز کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ ان کے بچے کسی کے گھر جا کے رات گزار رہے ہیں اپنے تکیے بستر لے کے, اور لوگوں کے بچے یا فرینڈس کے یا فیملیز کے یا جان پہچان والے جو ہیں ان کے بچے یہاں آ کر سلیپ اوورز کر رہے ہیں ان کے گھر. ہم اس معاملے میں بالکل کسی پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں, خاص کر اس سوسائٹی میں. آپ آج کی دنیا میں تو خیر کہیں بھی آپ کا بچہ آپ کی آنکھ سے اوجھل ہو تو سیف نہیں ہے, انسیف ہے. تو ہم اس قسم کی باتوں کو قطعاً پروموٹ نہیں کرتے. ہم نے اپنے بچے کو کبھی بھی کہیں جا کر رہنے یا سونے کی اجازت نہیں دی ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے. تو ہمیں بھی ہمارے ابا جان نہیں دیا کرتے تھے, چاہے کچھ بھی ہو. ایک دفعہ امی ہمیں ہمارے ماموں کے گھر چھوڑ آئیں, بڑے ماموں کی طرف. ہم بہت چھوٹے سے تھے. ہمارے ایک ماموں کے گھر فون ہوا کرتا تھا, وہ اسی محلے میں رہتے تھے جہاں ہمارے بڑے ماموں رہتے تھے. تو ہمارے ابا جان نے ہماری امی سے کال کروائی چھوٹے ماموں کے گھر کہ ہماری بیٹی کو پک کر کے وہاں سے گھر لے آئیں. تو ہمیں یاد ہے ہمارے ماموں کے پاس شاید ہارلی ڈیوڈسن ہوا کرتا تھا, موٹر سائیکل. تو وہ خوب زور سے آواز نکالتا تھا اور جوک کر کے چلتا تھا. ہمیں آج تک یاد ہے کہ ہم ماموں کے پیچھے بیٹھ کر سیٹ پہ ان کو کس کے ہم نے پکڑا ہوا تھا, اور وہ ہمیں اس طرح رات کو گھر چھوڑنے کے لیے آئے تھے. اور کافی دور تھا ماموں وغیرہ کا گھر ہمارے گھر سے, ہم تو طارق روڈ پر رہتے تھے, یہاں چھوڑنے کے لیے آئے تھے. تو اس طرح پر ہمارے ابا اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو ہم نے بھی یہی کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح کہیں جانے کی اجازت نہیں دی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کو لوگوں نے ناپسند کیا اس عادت پہ. انہوں نے کہا کہ اس کے بچے کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے, بچوں کو کانفیڈنس کیسے آئے گا, ان کو اکیلا چھوڑو, ان کو گھومنے دو, ان کو ملنے ملانے دو. بلکہ ہم پاکستان بھی جب گئے, ایک دفعہ ہمارے ریلیٹیو کی ایک کی شادی تھی, تو وہاں پر سارے ہمارے رشتہ دار اور ہماری فیملی وغیرہ آئے ہوئے تھے, ہمارے اسٹیپ بردرز سسٹرز سب تھے, ان کے بچے بھی سارے ہم باہر سے ہی اکٹھے ہوئے تھے موسٹلی. تو وہ ہمارے ابا جان کے گھر میں ہی, تو وہ بلکہ رات کے 2-2 بجے تک لفٹن کی سیر پہ جاتے تھے, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم نہیں جانے دیتے تھے. تو صبح صبح پھر ہماری بعض لوگوں سے پیشی ہوتی تھی اس گھر میں بھی کہ یہ کیا بات ہے, کزن سے ایک دوسرے کو کیسے جانیں گے, رشتہ داریوں کا پتہ لگنا چاہیے, اور بچے کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, سمجھیں ایسے آتی ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو ہم نے کہا کہ کزن کو جاننا ہے تو چھت کے نیچے جانو, کوئی ضرورت نہیں ہے سمندر کے کنارے کزن کو جاننے کی. تو ہم اس معاملے میں بہت سخت رہے, اور ہم نے اپنے بچوں کو اس قسم کی آزادیاں قطعاً نہیں دیں. یہاں تک کہ ہمارا بچہ اگر لیٹر باکس سے کچھ نکالنے کے لیے جاتا تھا تو ہم دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے, ہم اس کو اسکول کے گیٹ پر چھوڑ کے آیا کرتے تھے. اور ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا بیٹا پہلے دن یونیورسٹی کیا ہے, اور سونی بھی, تو ہم اس کو یونیورسٹی خود چھوڑ کر آئے ہیں. تو ہم اس طرح کی ماں ہیں, ہم اس معاملے میں بہت سخت ہیں کہ جب تک آپ اپنے بچے کو ذرا بختر نہ پہنا دیں, آپ نے اس کو وار میں نہیں بھیجنا ہے, آپ نے اس کو گھر سے نہیں نکالنا ہے. تو بچوں کی یہ جو آزادیاں ہیں اور بچوں کا یہ جو فکریں ہوتی ہیں ماں باپ کو کہ بچے میں کانفیڈنس کیسے آئے گا, تو کانفیڈنس بچے کو زمانہ نہیں دیتا ہے, باہر کی ہوائیں نہیں دیتی ہیں. اس کو کانفیڈنس سب سے پہلے اس کی ماں دیتی ہے, اس کا گھر دیتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کچھ جملے یاد کروائے ہیں زندگی میں زبانی, اور اب ہمارا سونی جو ہے وہ طوطے کی طرح وہ جملے بولتا ہے. اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ ایسے بنو جس کے پیچھے زمانہ چلے, ایسے نہ بنو جو زمانے کے پیچھے بھاگتا ہوا زندگی گزار دے. تو جیسے ہم نے کہا پہلے ہی کہ ہم ایک ایسے انسان نہیں تھے جو زمانے کی پرواہ کرتا, تو ہم پہ بہت پریشر ڈالا گیا اس معاملے میں. اپنی فیملی کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا, رشتہ داروں کی طرف سے بھی دیکھا, اپنے دوست احباب کی طرف سے بھی دیکھا, باقی کے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے بھی دیکھا کہ جب بچے بڑے ہو رہے تھے وہ سارے گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے, ملتے تھے, پکنکوں پہ جاتے تھے, سلیپ اوورز کرتے تھے, اور ہم اپنے بچے کو اجازت نہیں دیتے تھے. نہ ہم نے اپنوں کو دی, اور نہ ہمارے خیال میں ہمارے بچے اپنے بچوں کو دیں گے. تو یہ کچھ نہیں تھا. اگر بچوں کے دوستوں نے ملنا ملانا ہے تو ہاں وہ ہمارے گھر آئیں, 100 بسم اللہ. جیسے بڑا تھا اس کے ساتھ کے 5 لڑکے تھے جو آتے جاتے تھے اس کے ساتھ, کیونکہ اس کے ساتھ اس کے گروپ کے بچے جو تھے وہ ایک گاڑی لے جایا کرتے تھے. دور تھی یونیورسٹی, کوئی ہوگی 50 منٹ کی ڈرائیو, تو ایک کوئی گاڑی چلا کے چلا جاتا تھا اور باقی سارے اس کی گاڑی میں چلے جاتے تھے. وہ باری باری سب کو چھوڑ دیتے تھے, پک کر لیتے تھے. تو وہ 5 جو تھے وہ موسٹلی ہمارے گھر آ کے رات کو ڈنر کرتے تھے. سالن ہم کافی سارا بنا لیتے تھے, ہمیں پتا ہوتا تھا انہوں نے یہیں کھانا کھانا ہوگا. دسترخوان بچھا دیتے تھے, سارے بیٹھ کر کھاتے تھے. وہ 5 کے 5 آج ڈاکٹر ہیں, 5 بچے. ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ناٹ مائی تھنگ میڈیسن,
کہ ہم ڈاکٹر بنیں یا پڑھیں لکھیں. کسی کو کسی چیز میں دلچسپی تھی, کسی کو کسی چیز میں دلچسپی تھی. ہمارے گھر آتے تھے, ہم سے بات کرتے تھے, ہم سمجھاتے تھے, بتاتے تھے. سب سے بڑا پوائنٹ جو ہم نے اس پروفیشن کے بارے میں ان کو دیا یا اپنے بچوں کو دیا یا سمجھا ہے کہ سب سے بڑا بھلا اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں. اس میں دین بھی ہے, اس میں دنیا بھی ہے. اس میں آپ کما بھی اچھا سکتے ہیں, ایک آنریبل پروفیشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ہیومینٹی کو سرو کرنے والا پروفیشن ہے. اس میں انسان دوسروں کی زندگیاں بچاتا ہے. ہمارے گھر والے جو ہیں اس طرح کے نہیں ہیں کہ پیسے کو پریفر کریں. ان کو اپنے پروفیشن سے بہت محبت ہے. وہ پیشنیٹ ڈاکٹرز ہیں اور جان لڑا دیتے ہیں دوسرے کی جان بچانے کے لیے. یہ سارے ایسے ہیں. تو وہ بچے جو تھے, کیونکہ وہ ہمارے گھر آتے تھے, بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے, ایک کان میں ان کے بات پڑتی رہی جب وہ ڈگری اپنی کر رہے تھے. یہاں پر پہلے ڈگری کرنی پڑتی ہے میڈیسن میں جانے کے, تو وہ یہاں سے سیکھ گئے. اور ایک وقت آیا کہ وہ سارے کے سارے میڈیسن کر رہے تھے. آسٹریلیا کی مختلف یونیورسٹیز سے انہوں نے میڈیسن کی, یعنی کہ وہ ڈاکٹر بنے. الحمدللہ سارے اسپیشلائز کر رہے ہیں اس وقت, اور اللہ تعالیٰ زندگیاں دے, ہمتیں دے ان کو. ہمارے بچوں کی طرح ہیں, ابھی بھی کبھی کبھی ٹچ میں آتے ہیں اور ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہیں. سارے ہی اچھے بچے تھے ظاہر ہے.